हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज हम यूजीसी नेट के सीरीज़ में फर्स्ट वीडियो ला रहे हैं जिस पे हम बात करेंगे जो लिंग्विस्टिक्स का फर्स्ट यूनिट है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका लैंग्वेज एज रिटन टेक्स्ट। उसमें एक नोशन दिया है आपको फिलोलॉजी, नोशन ऑफ फिलोलॉजी, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो फिलोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस इन रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेज। बहुत क्लियर है, जो फिलोलॉजी होती है, जो भी हमारे रिटन हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं उसी की स्टडी को हम कह सकते हैं फिलोलॉजी। किसी भी लैंग्वेज का आप देख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में उसकी हिस्टोरिकल पोर्शन को उठाएंगे, अगर उसकी स्टडी हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिलोलॉजी। फिलोलॉजिस्ट डिटरमाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिटन इन द लैंग्वेज। तो फिलोलॉजिस्ट क्या करते हैं? फिलोलॉजिस्ट जो फिलोलॉजी की स्टडी करते हैं, ठीक है, फिलोलॉजी डिटरमाइन करते हैं कि जितने भी उसमें एस्पेक्ट्स आपको मिलेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड उस लैंग्वेज के, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है डॉक्यूमेंट के फॉर्म पर या लिखी होती हैं जो उसी लैंग्वेज के बारे में पहले, उन सब की स्टडी फिलोलॉजिस्ट करते हैं। द टर्म वॉज ऑल्सो यूज टू रिफर टू हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स बिफोर 20th सेंचुरी। ठीक है, इसका यूज़ कब 20th सेंचुरी के पहले भी किया गया है। रिटन डॉक्यूमेंट्स आर गुड सोर्सेज ऑफ लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन सिंस दे डॉक्यूमेंट दी सोर्स साउंड चेंजेस। तो एक तरह से हम साउंड जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है उसको बहुत अच्छा सोर्स मान सकते हैं, ये जानने के लिए जो भी लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लेते हो, ये जानने के लिए कि पहले कौन कौन सी चेंजेस आए, साउंड में कौन कौन सी चेंजेस आए, उसको आप, अगर आपके पास पहले की चीज़ें हैं, अगर हिस्ट्री में आपको डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं और अभी की चीज़ें के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, तो इन दोनों को साथ में रखकर आप ये देख सकते हो कि क्या क्या साउंड में चेंज आया है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द चेंज एंड, और जो जितनी भी चेंजेस आए उसको जानने में हेल्प मिल सकती है। एंड एज वेल एज जो ऑर्थोग्राफी होती है, ठीक है, ऑर्थोग्राफी मतलब पहले कैसे लिखा जाता था अब कैसे लिखा जा रहा है, उसके बेस पर भी हम चेंज देख सकते हैं। हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द बोरोड वर्ड, बोरोड वर्ड को भी जान सकते हैं, हमने कौन कौन से वर्ड्स को हमने बोरो किया है दूसरे लैंग्वेज से, या हमारे वर्ड्स को किसने किसने बोरो किया है, किस लैंग्वेज ने। इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है फिलोलॉजी का, ठीक है। सो it was believed that historical and comparative study to languages was impossible without written document of earlier stages of the same or related languages. So क्या था, ये एक मिसकंसेप्शन था। फॉर एग्जाम्पल हम इसको सही भी मान सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक हम देखें तो हमको लगता है कि अगर हमारे पास जो पुरानी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में हो चुकी हैं, जो आपकी पहले की लैंग्वेजेस थी, अगर वो रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं होती तो आज हम कहना चाहिए उसके बारे में नहीं जान पाते, या जो भी रिकंस्ट्रक्शन है या कंपेयर है, कंपेरेटिव स्टडी है, वो नहीं कर सकते। क्योंकि कंपेरेटिव स्टडी कब कर पाते हैं? जब हमारे पास पिछले चीज़ें अवेलेबल रहती और अभी की चीज़ें अवेलेबल होती, तो दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा हमारा भी मानना है कि अगर हमारे पास रिटन टेक्स्ट नहीं होता तो हम अभी कैसे कंपैरिजन कर पाते हैं ना। तो एक मिसकंसेप्शन था कि ऐसा नहीं पॉसिबल है, अगर आपके पास रिटन टेक्स्ट नहीं है तो आप किसी तरह का कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते, है ना। सो ब्लूमफील्ड ने यहाँ पे इसको निगेटेड करते हुए बोला, निगेशन करते हुए, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं है कि हमें जो लैंग्वेज रिकंस्ट्रक्शन या रिटन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप अगली चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते या कंपैरेटिव स्टडी नहीं कर सकते। उन्होंने इसको निगेशन किया है। Philology came to be used as a term contrasting with linguistic after सोशल। फिर आगे चलते चलते बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती गई हमारे पास, तो सोशल के बाद एक तरह से फिलोलॉजी को एक कॉन्ट्रास्ट बेस्ड बना दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये थी नॉर्मली। अब देखेंगे फिलोलॉजी के बारे में थोड़ा सा और। फिलोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, ठीक है, ग्रीक वर्ड है फिलोलॉजी, जिसमें एक टर्म है, तो ये दो टर्म ग्रीक में लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। सो फर्स्ट टर्म जो भी है उसका मतलब है लव, एंड सेकेंड टर्म है उसका मतलब है आपका वर्ड और रीज़न, ठीक है। एंड लिटरली मीन्स अ लव ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है? लव ऑफ वर्ड। इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन लिटरेरी सोर्सेज एंड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरेरी स्टडीज, हिस्ट्री एंड लिंग्विस्टिक। इसका मतलब क्या है? आप कह सकते हैं कि एक तरह से फिलोलॉजी कॉम्बिनेशन है लिटरेरी स्टडीज़ का, हिस्ट्री का और लिंग्विस्टिक्स का।
Philology is generally associated with Greek and classical Latin, in which it is termed philologia. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फिलोलॉजी एक तरफ से एसोसिएट है ग्रीक और क्लासिक लैंग्वेजेस से, इस लैटिन से, सो इसलिए इसको एक टर्म और दिया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं फिलोलॉजिया. द स्टडी ऑफ फिलोलॉजी ओरिजिनेटेड in European Renaissance humanism in regard to classical philology, but this has since been combined to include in its definition and study of both European and non-European languages. The idea of philology has been carried through the Greek and Latin literature through the English language around the 16th century through the French term philology meaning of love of literature. तो 16th सेंचुरी में आप देख सकते हैं फ्रेंच में एक टर्म आया था जिसको हम लव ऑफ लिटरेचर उसका मतलब था. ठीक है, सो थोड़ा सा ये था फिलोलॉजी के बारे में. नेक्स्ट देख लेते हैं. जनरली फिलोलॉजी हैज़ अ फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. जैसे कि हमने बात किया, जो भी इसका मेन फोकस आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पे है. इट हेल्प्स एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एंड देयर ओरिजिनल फॉर्म एंड विच विद दिस द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर मीनिंग. ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस. तो इसका मेन क्या है, मेन इसको हम समझ सकते हो एक ऐसा ब्रांच है नॉलेज का जो डील करता है हमारे स्ट्रक्चर से, या हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और रिलेशनशिप ऑफ जो भी लैंग्वेजेस के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करता है. यहाँ पे कुछ ब्रांचेस हैं फिलोलॉजिकल स्टडीज़ के. तो फर्स्ट ब्रांच है इसमें कंपैरेटिव फिलोलॉजी. Comparative philology is a branch of philology which analyzes the relationship between languages. For instance, the commonalities between Latin and Etruscan or further flung languages of Asian or African provinces. Second is cognitive philology. This philology studies written and oral text. ठीक है, रिटन और ओरल टेक्स्ट के बारे में इन कंसिडरेशन ऑफ द ह्यूमन मेंटल प्रोसेस. क्योंकि कॉग्निटिव है तो जाहिर सी बात है ह्यूमन मेंटल प्रोसेस के बारे में ज़रूर बात करेगा. मतलब ह्यूमन मेंटल प्रोसेस में क्या चीज़ें चलती रहती है, कैसे वो रिटन और ओरल टेक्स्ट को स्टडी करता है, ये सारी चीज़ें आप कॉग्निटिव फिलोलॉजी के अंदर देखेंगे. इट यूजेस साइंस टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च यूजिंग साइकोलॉजिकल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम. और इस साइंटिफिकली ये कंपेयर करता है जो भी हमारा रिजल्ट होता है उस पर, और साइकोलॉजिकली और आर्टिफिशियली सिस्टम के थ्रू ये कंपेयर कर सकता है कि क्या सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में एक कैलकुलेशन होती रहती है जिसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं ना. नेक्स्ट इज डेसिफरमेंट. ठीक है, डेसिफरमेंट मीन्स, एक सेकेंड. So decipherment is another level of another branch of philology which looks at resurrecting dead languages such as done achieved by Jean-Francois Champollion in the decipherment of hieroglyphs with the use of the Rosetta Stone, and more recently by Michael Ventris in the decipherment of linear B. Decipherment would be key of the understanding of still little understood languages such as linear A. तो डेसिफरमेंट में क्या होता है, एक तरह से फिलोलॉजी का ब्रांच है जिसमें कुछ चीज़ें बात करी गई हैं. इसमें जैसे अगर आप लीनियर बी, अगर कुछ चीज़ें हैं आपके पास लीनियर बी, तो उसके लिए आपको लीनियर ए की स्टडी करनी पड़ती है. आफ्टर दैट आप लीनियर बी में जाते हो, है ना. टेक्सचुअल फिलोलॉजी क्या है? टेक्सचुअल फिलोलॉजी एडिटिंग इज येट another branch of philology which includes the study of text and their history in a sense including textual criticism. ठीक है, टेक्सचुअल फिलोलॉजी है तो जाहिर सी बात है इसमें टेक्स्ट की बात करी जाएगी. जिस तरह आप लिखते हो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं. एंड एक तरह से क्या कहा जा सकता है, इसमें क्या किया जाता है, टेक्स्ट की स्टडी की जाती है एंड देयर हिस्ट्री इन अ सेंस इंक्लूडिंग टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म. हिस्ट्री के बारे में भी बात करी जाएगी, टेक्सचुअल हिस्ट्री. दिस ब्रांच वाज क्रिएटेड इन रिलेशन टू द लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ बिब्लिक स्टडीज़, इन पर्टिकुलर विद द वेरिएशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो ये भी का जैसे जो मैन्युस्क्रिप्ट है या बाइबल कह सकते हैं, बाइबल की स्टडी है, वो कैसे हमें वो जो लिखी हैं ओरिजिनली
वो चीज़ें अभी तक हम उसको पढ़ते हैं, अभी तक वो चीज़ें काम आती है। तो ये चीज़ें बहुत टेक्सचुअल फिलोलॉजी के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पहले चीज़ें लिखी थी आज भी हम उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। किसी चीज़ में बारे में बात करते हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर लेते हैं और वो आज भी उसको हम फॉलो करते हैं। तो टेक्सचुअल फिलोलॉजी को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल की तरह हम देख सकते हैं। इट लुक्स एट द ऑथरशिप, डेट एंड प्रोवेंसेस ऑफ द टेक्स्ट टू प्लेस in its historical context to produced critical एडिशन ऑफ द टेक्स्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम का जो डेट आप उस बुक में देखोगे या ऑथरशिप देखोगे, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और हम उसको कॉन्टेक्स्ट में लेके बहुत सारी चीज़ों को क्लियर रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम फिलोलॉजी को समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आई होगी। थोड़ा सा न्यू टॉपिक है क्योंकि आई होप हम लोग इसको ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे मे बी। तो आई होप मैंने समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज़ आज से हम क्या कर रहे हैं, सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे यूनिट वाइज मैं सारे वीडियोस लेके आऊँगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।